हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, भारत सरकार केसर और हींग उत्पादन को बढ़ावा देगी। आपको पता है केसर और हींग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं केसर और हींग दुनिया में सबसे कीमती और मूल्यवान मसाले हैं। देख लीजिए, सबसे कीमती और मूल्यवान, काफ़ी महंगे होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है। किसने साझेदारी किया है? हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी और हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने। यह दोनों संस्थान भारत में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। जो हींग है और जो केसर है इसके उत्पादन के लिए, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, हींग होना चाहिए, और केसर उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। अब आवश्यकता क्या है इसको समझिए थोड़ा। भारत में केसर मसाले की वार्षिक मांग 100 टन है। 100 टन काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि इसका औसत उत्पादन वर्ष 6 से 7 टन है, इसलिए केसर की एक बड़ी मात्रा का आयात किया जाता है, बाहर से मंगाया जाता है। इसी तरह देश में हींग का कोई उत्पादन नहीं। ईरान और अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगभग 1200 टन हींग का आयात किया जाता है। अब आयात करेंगे तो जो भारत का मुद्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत की मुद्रा बाहर जाती है। तो अगर इसी देश में इसका उत्पादन किया जाए तो यहाँ इंडिया की मुद्रा इंडिया में ही रहेगी, जिससे कि बढ़िया रहेगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर बना। मर्सर सर्वेक्षण है, 60वां सबसे महंगा शहर है। अब देखते हैं और पहले या दूसरे स्थान पर कौन कौन सा है उसके बारे में भी देखेंगे। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। जो प्रवासी, जो बाहर जाकर लोग रहते हैं, उनके लिए टर्म यूज किया गया है, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। यह विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है। पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो 60वें स्थान पर है। यह एशिया में 19वें स्थान पर है। एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत में मुंबई के बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101 और चेन्नई 143वां स्थान है। वैश्विक सूचकांक में हांगकांग सबसे ऊपर था। जो हांगकांग है वो सबसे महंगा शहर है, तथा उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद था, और टोक्यो और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। टोक्यो और ज्यूरिख जो है वो भी काफ़ी महंगे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, टोक्यो पता है जापान की राजधानी ही है। यह सर्वेक्षण 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया है। शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत का पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया गया है। भारत में पहला वर्चुअल मीन्स आभासी, वही ऑनलाइन की बात करते हैं इसमें। तो चूंकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए ऐसा किया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए पहला टर्म यूज हुआ है। हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद ने लगभग 200 भारतीय निर्यातकों के लिए 4 दिवसीय वर्चुअल मेले की मेजबानी की। हस्तशिल्प जो हाथ से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे हाथ से कलाकारी की हुई, डिजाइन की हुई अनेक मूर्तियां या कोई भी चीज़। फिर क्या कर रहे हैं, निर्यातक मुख्य रूप से फैशन, गहने और सामान के उद्योग से, जो फैशन के गहने हैं हाथों से बनाए हुए, इन सब के लिए मुख्यतः था। मुख्य बिंदु क्या रहा इसमें, 4 दिवसीय यह मेला यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों पर केंद्रित था। कितने दिन को लगा? 4 दिन के लिए लगा। इस मेले में 153 करोड़ रुपए के व्यापार के अवसर उत्पन्न हुए। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए कि जो पहला भारतीय वर्चुअल मेला आयोजित किया गया था, लगभग कितने करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना थी? तो 153। प्रत्येक विक्रेता को एक वर्चुअल स्टॉल प्रदान किया गया था। वो एक वर्चुअल आभासी रूप से स्टॉल दिया गया था जिस पर कि वो अपना प्रोडक्ट जो था उसको लगा सकते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार रद्द किया गया। इसमें देखते हैं क्या है। नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से जो समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, इसीलिए इस पुरस्कार को, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को ये रद्द कर दिया गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं।
यह केवल तीसरी बार हुआ जब पिछले 6 दशकों में वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया। 6 दशक मीन 60 सालों में ये केवल तीसरी बार ऐसा अवसर आया है जबकि इसे रद्द किया गया। इसके पहले कब कब रद्द किया गया ये भी समझ लेते हैं। इससे पहले 1970 के वित्तीय संकट में रद्द किया गया था, फिर 1990 के फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण रद्द किया गया था। क्लियर है। अब यह पुरस्कार मनीला बेस्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। पूछा जाए कब से शुरू किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू किया गया। किसके नाम पर रखा गया, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। अभी हमने ऊपर बताया इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। याद कीजिए, अभी ऊपर जस्ट हमने जिक्र किया है। इसकी स्थापना 1957 में रॉक फेलर ब्रदर्स और फिलीपीन सरकार ने की थी। किसने किया था, रॉक फेलर ब्रदर्स और फिलीपीन सरकार ने किस सन में किया था, 1957 में किया था। इसकी स्थापना फिलीपीन के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में किया गया था। जो इसका स्थापना किया गया था वो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में किया गया था। रेमन मैग्सेसे उनकी मृत्यु मार्च 1957 में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। हर एक वर्ष दिया जाता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है जो एशिया में बहुत ही बेहतर और अच्छा कार्य किए हुए होते हैं। डायट ने किया अनन्य कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास। इसमें देखते हैं क्या है, डायट DIAT, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। देख लीजिए ये है डायट और ये है इसका फुल फॉर्म। तो आइए देखते हैं, पुणे स्थित डायट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या, नाम ध्यान दीजिएगा, अनन्या नामक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। ये कीटाणुनाशक, क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि डायट ने किस नाम से विकसित किया है, किस नाम से विकसित किया है, अनन्या नाम से विकसित किया है। और इसका कार्य क्या है इसको समझते हैं। यह मास्क, पीपी, हॉस्पिटल लेन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सहित सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में प्रभावी है। इसका उपयोग एलिवेटर बटन, डोर नॉब्स जैसी सामान्य जगहों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। जो हॉस्पिटल होंगे, जो पीपी किट होगा जो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो मास्क होगा या कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, उन सबको कीटाणु रहित करने के लिए इस स्प्रे का यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो आपका सीढ़ियाँ होती हैं या जो आपका कह सकते हैं जो लिफ्ट होती हैं, उन सब में जो बटन होती है उनका भी यूज किया जा सकता है। या जो डोर होते हैं, डोर में जो हैंडल लगी होती है, नॉब्स लगी होती हैं, उन सब में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब डाइट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होता है। कौन इसे कंट्रोल करता है, हमारा रक्षा मंत्रालय कंट्रोल करता है। यह संस्थान भारतीय आयुध कारखानों, तटरक्षक बल, भारतीय सशस्त्र बलों, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। और इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी। इस संस्थान के कुलाधिपति रक्षा मंत्री होते हैं। जो ये संस्थान है डाइट, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, रक्षा मंत्री। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है। भारत में ऐसा पहला है जो इंटरनेट से कंट्रोल हो रहा है। इसमें देखते हैं इसकी क्या खासियत है और ये किस में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, ठाणे स्थित एक इंजीनियर ने एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों को इलाज करने वाले अस्पतालों को जरूरत में संबोधित करता है। जो ये रोबोट बना हुआ है, ये कोविड-19 के जो इलाज करने वाले जो रोगी हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा और इससे जो डॉक्टर और नर्सेज होंगे उनको बहुत ही आराम मिलेगा। जो रोबोट है, रोबोट का नाम है कोरोबॉट। रोबोट का क्या नाम है, कोरोबॉट। अब इसके बारे में देते हैं क्या खासियत है इसकी। इस रोबोट को कोरोबॉट नाम दिया गया है। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयाँ वितरित कर सकता है। देखिए काफ़ी काम कर रहा है, भोजन दे रहा है, पेय पदार्थ दे रहा है, क्योंकि ये सब तो बहुत ही बेसिक नीड हैं। अगर ये पेशेंट को वैसे दिया जाए इंडिविजुअल से तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, बट रोबोट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये ओवरऑल बहुत ही बेहतर होगा।
यह रोबोट नर्सों, कर्मचारियों और अन्य के देखभाल करने वाले लोगों की सहायता के बिना भी अच्छी सलाह देता है। मतलब ऐसा नहीं कोई से डायरेक्ट करे, ये सेल्फ ऑटोमेटिकली, देखिए कह रहे हैं ना कि अन्य की देखभाल करने वाले लोगों की सहायता के बिना, उनकी हेल्प की जरूरत नहीं होगी और ये मरीज को अच्छी सलाह देता रहेगा। कल्याण में होली क्रॉस अस्पताल में पहली बार इस रोबोट को तैनात किया गया है। कल्याण में एक अस्पताल है होली क्रॉस अस्पताल, उसमें इसको यूज कर रहे हैं, अप्लाई किया गया है, तैनात किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्रित प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की जाएगी। इसमें क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT का फुल फॉर्म हो रहा है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं बेंच का उद्घाटन किया है। इसमें क्या है, जम्मू के लिए केंद्रित प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT पीठ की स्थापना से कई अदालतों का बोझ कम हो जाएगा। वैसे जो सामान्य जो अदालतें होती हैं, कोर्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे होते हैं, तो ये जो होगा इससे कुछ उनका बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि कुछ केसेस इस वाली पीठ में आ जाएंगे। यह पीठ सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों को विशेष रूप से निपटेगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो सेवा से जुड़े हुए केसेस चल रहे हैं, उसका ये निपटारा करेगी मुख्यतः। तो इसकी वजह से जो सामान्य अदालतें हैं, उनका जो लोड है, जो बोझ है, जो केसों की संख्या है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।